नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मनरेगा की। मनरेगा यानी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, जिसने देश के करोड़ों गरीब लोगों की किस्मत को बदला। इसकी कई सफलता की कहानियां भी हैं और कई विफलता की भी। कई राज्यों ने जहां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार की अनगिनत कहानियां भी सामने आई हैं। आइए स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि मनरेगा की दिशा क्या है और आगे की दिशा क्या होने जा रही है। मनरेगा देश की सबसे बड़ी सरकारी योजना, जिससे ग्रामीणों को न्यूनतम रोजगार की कानूनी गारंटी मिली। इस तरह की योजना की चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। 1989-90 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सालाना 5,000 करोड़ रुपए खर्च की रोजगार योजना बनाई, जिसमें आधी मजदूरी नकद और आधी वस्तु के रूप में मिलनी थी। इससे 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को रोजगार मिलना था, लेकिन योजना पर अमल नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में जरूर इस दिशा में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन उनका दायरा सीमित था। इस योजना के जनक हमारा महाराष्ट्र ही रहा। वहां रोजगार हमी योजना करके नाम से इसको पहचाना जाता है और बाद में उसी को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे कुछ संशोधनों के साथ। ऐसे अगर देखा जाए तो इसके इफेक्ट अच्छे भी है कि इससे माइग्रेशन कई स्टेटों का रुका है। मई 2004 में यूपीए 1 में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में रोजगार गारंटी अधिनियम का वादा किया गया। इसके तहत ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा को संसद ने 5 सितंबर 2005 को मंजूरी दी। 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसका शुभारंभ किया। इसी के साथ ये योजना 80,000 गांव पंचायतों में जमीन पर उतरी। 2009-10 में संशोधन कर इसे महात्मा गांधी को समर्पित किया गया। मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है और इसमें जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, उनको जो उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से वेजेस में इंक्रीज हुआ है, वो शायद हमारे देश के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था। शुरुआत में चुनिंदा 200 जिलों से शुरू हुई इस योजना में 2007 में 130 जिले और जुड़े। बाद में 27 सितंबर 2007 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग पर इसके दायरे में पूरा देश आ गया। 1 अप्रैल 2008 से योजना देश के 6400 ब्लॉकों के 6 लाख गांवों में लागू हो गई। कोई 2,35,000 गांव पंचायतें इसकी नियंता हैं। उनके 26,45,000 चुने हुए जनप्रतिनिधियों में 9,75,000 महिलाएं, 4,85,000 दलित और 3,04,000 आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हैं। मनरेगा आम योजनाओं से अलग है और इसमें व्यापक जन भागीदारी है। इसके तहत भारत सरकार सालाना 40,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। सालाना 39-40,000 करोड़ रुपीज एम्प्लॉयमेंट गारंटी काम करते हैं और 5 करोड़ फैमिलीज को रोजगार मिलता है। कम से कम 160-70 रुपीज पर डे और एवरेज 70 डेज एम्प्लॉयमेंट है। औसतन 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार दे रही मनरेगा से गरीबों के खाते में सालाना करीब 25,600 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। इससे उनकी दशा में बदलाव हुआ है। मजदूरों का शहरों की ओर पलायन रुका है। वहीं गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन कई गरीब राज्यों में योजना सलीके से लागू नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने समय के साथ योजना में कई बदलाव किए और इसे इलाकाई जरूरतों के लिहाज से लचीला बनाया। आपदा प्रभावित राज्यों में 100 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार मिला। योजना इतनी प्रभावी रही कि 43वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इसी की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना शुरू करने की मांग उठी। विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने वाला कार्यक्रम करार दिया। मनरेगा जैसी योजना दुनिया में आज कहीं नहीं है। इसने रोजगार की गारंटी को
एक तरह से आम ग्रामीण गरीब का हक बना दिया है। लेकिन मनरेगा में सब ठीक ठाक है ऐसा नहीं है। सीएजी ने 2006-07 के मनरेगा के पहले चरण के 68 जिलों की पड़ताल में तमाम खामियां उजागर की। हाल की सीएजी की रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र था, जिनमें बकाया मजदूरी और बुनियादी दस्तावेज नहीं रखने जैसी बातें थी। मनरेगा में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें जॉब कार्ड ज्यादा, काम कम, खेती के सीजन में मजदूरों की किल्लत, घटिया और कमजोर परिसंपत्तियां, हाथ की जगह मशीनों का इस्तेमाल और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न होना शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में मनरेगा में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बावजूद इसके हर साल 5 करोड़ से अधिक परिवारों को इससे रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे बल मिला है। मनरेगा का खाका बना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 65,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय राजी नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय का कहना था कि मनरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है, मगर कम आवंटन के बाद भी मनरेगा में तमाम राज्यों में पूरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे। मनरेगा पर साल 2008-09 में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। साल 2009-10 में यह खर्च बढ़कर 39,100 करोड़ रुपए हुआ। साल 2010-11 में 39,377 करोड़ रुपए। साल 2011-12 में 37,072 करोड़ रुपए। साल 2012-13 में 39,657 करोड़ रुपए और साल 2013-14 में 4 फरवरी 2014 तक ये खर्च 27,985 करोड़ रुपए था। प्लान ही नहीं है मनरेगा का, तो कोई हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं है। एक दिन ट्रैक्टर लेके गए थे ब्लॉक में, आदमी इकट्ठे हो गए, वहाँ से ब्लॉक अधिकारी से कही, जब वो देखने के लिए आए, लेकिन अब भी कुछ भी नहीं कर पाए हुआ। आज हकीकत यह है कि 15 करोड़ लोगों की जगह 5 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। हालांकि जॉब कार्ड करीब 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास है। सरकारी दावा है कि 2011 की जनगणना के लिहाज से देखें तो करीब 60% ग्रामीण आबादी इसकी परिधि में है। इन आंकड़ों में भी स्थिरता नहीं रही और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। वो राज्यों की प्राथमिकता पर निर्भर है। किसी भी राज्य की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री अगर महात्मा गांधी नरेगा को प्राथमिकता से लेते हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य का समुचित विकास होता है। हालांकि केंद्र सरकार योजना के तहत पैसा दे रही है। कई दक्षिणी राज्यों में बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तस्वीर उल्टी है। योजना का सलीके से प्रचार भी नहीं है और श्रम की मांग की कमी का बहाना कर कम से कम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हालांकि श्रम की मांग की कमी को कई निर्माण से पूरा करने का प्रावधान है। इसी तरह मनरेगा कानून के तहत काम न देने पर बेकारी भत्ता देने का प्रावधान भी कागजों पर ही है। केंद्र इसके लिए राज्यों पर दबाव बनाता है, लेकिन हालात जस के तस हैं। मनरेगा से हम लोगों को कोई लाभ तो नहीं दिखाई दे रहा है। यही है, अगर सड़कें भराई जा रही है कच्ची तो उसमें कुछ भरवाया जा रहा है तो कुछ और कर दिया जा रहा है। कहीं कहीं उसी सड़कें को छिलवा दिया जा रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा है। सीबीआई जांच करा लो हमारे गांव में। सरकारी योजना और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बीच काफी अंतर है। जहां पंचायतें सक्रिय भूमिका में हैं, वहां हालत अलग है, लेकिन तमाम जगहों पर गलत लोग योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड न मिलना, पैसों की गड़बड़ी, ठेकेदारों से काम कराना, मास्टर रोल में हेराफेरी, मजदूरी का कम भुगतान या भुगतान ही न किया जाना, नियमों के विपरीत मशीनों का उपयोग और शिकायत निवारण के लिए ताकतवर तंत्र का अभाव खास है। योजना की खामियों में समर्पित स्टाफ और निगरानी तंत्र का अभाव भी प्रमुख है। एक प्रोजेक्ट में गड्ढे खुदवाए और दूसरे प्रोजेक्ट में गड्ढे भरवा दिए, तो उसमें कोई स्थायी एसेट्स नहीं बनते, न किसी परिवार और न किसी समाज का भला होता है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मनरेगा अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब रही है। इससे ग्रामीणों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिली है और कई बदलाव भी दिखे हैं। खासतौर पर महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने और खेती की मजबूती में मनरेगा ने मदद की। इसी तरह ग्रामीण इलाकों से शहरों को पलायन भी रुका। मिट्टी के कटाव में कमी आई, जमीन में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ी, भूजल स्तर में सुधार हुआ, ग्रामीण असुरक्षा में कमी हुई, पर्यावरण अनुकूल रोजगार मिला और साथ ही मजदूरी और बार्गेन पावर भी बढ़ी। मनरेगा का एक महत्वपूर्ण ध्येय रहा है ग्रामीण आजीविका के साथ साथ स्थायी महत्व की परिसंपत्तियों का निर्माण। इस दिशा में मनरेगा थोड़ा कमजोर रही है, लेकिन इसके बावजूद सिंचाई सुविधाएं और गरीबों के जमीनों पर काम जैसी तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसने कई सफल मॉडल दिए।
देश में अब तक मनरेगा के तहत करीब 2 करोड़ 41 लाख काम शुरू किए गए, जिनमें से 1 करोड़ 34 लाख काम पूरे हो चुके हैं और बाकी चल रहे हैं। 2013-14 में ही 42 लाख 32 हजार काम चालू हुए, जिसमें से केवल 7 लाख 10 हजार पूरे हुए। जो काम हुए भी उनकी गुणवत्ता पर तमाम सवाल संसद की स्थायी समितियों तक ने उठाए हैं। फिर भी मनरेगा लागू होने के बाद से अब तक जल संरक्षण के 28 लाख 24 हजार काम हाथ में लिए गए और उनका काफी असर दिखा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जोर फिलहाल गुणवत्ता प्रबंधन पर है। मैं तो सबसे पहला व्यक्ति हूं जो स्वीकार करता है कि मनरेगा में जो उसका लागू करने में बहुत कमियां रही हैं, और आप जानते हैं कि मेरी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति गठित की और हमने अब जो नया अवतार मनरेगा का जमीन पे उतारा है, मनरेगा 2.0, उसमें हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। मनरेगा की एक बड़ी खूबी ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाना भी है। इलाकाई जरूरतों के हिसाब से ग्राम सभा काम तय करती है और उसे कराने का जिम्मा भी पंचायतों का ही होता है, लेकिन परिसंपत्ति का टिकाऊ होना तकनीकी डिजाइन पर निर्भर करता है। तकनीकी क्षमता में पंचायतें कमजोर हैं, लिहाजा घटिया और अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होने की शिकायतें आम हैं। इसी नाते हाल में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने राज्यों को पर्याप्त तकनीकी स्टाफ देने के साथ सिफारिश की थी कि बड़ी आबादी के गांवों में कम से कम 2 इंजीनियर जरूर हों। हिंदुस्तान में अपने देश में पहली योजना है जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही क्रियान्वित हो रही है, और अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित होने के कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं और कुछ नकारात्मक भी है। मनरेगा की अनुसूची 1 में प्राथमिकता के आधार पर जिन कामों को सूचीबद्ध किया गया, उसमें जल संरक्षण, सूखा रोधी उपाय और वृक्षारोपण प्रमुख है। मनरेगा के तहत लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, 12मासी सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा के साथ कई और प्रावधान किए गए। ये सही तरीके से हो तो गांव का कायाकल्प हो सकता है। मनरेगा से मैंने लगभग 3 लाख रुपए का काम कराया है। 1 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बनवाया है जिसपे मिट्टी गिरी है जी। दूसरा 400 मीटर एक बनवाया है और 300 मीटर एक बनवाया है। ये बेहद अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन इसमें कुछ लचीलापन आना चाहिए। कच्ची एक रोड बनवाई है पल्ली साइड में। अब किसान लोग किससे झगड़ा मूल्य में, कोई अपने खेत में से मिट्टी न डालने देता है यहाँ पे, ये परेशानी और कोई बात। मनरेगा पर योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर मेहर शाह की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर मई 2012 में मनरेगा के कामों की सूची का विस्तार किया गया। समिति ने निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा को जोड़ा। साथ ही वाटरशेड विकास, कृषि, पशुधन, मत्स्यिकी और तटीय इलाकों में कई कामों को मनरेगा में जगह मिली, जिसकी मांग राज्य सरकारें भी करती आ रही थी। अहम बात यह है कि गरीब आदिवासियों की जमीन पर 12% काम हुए और छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय कार्य शायद मुझे देखने को मिला है सिक्किम राज्य में, जहां पे उन्होंने एक लाजवाब काम किया है जिसे कहते हैं स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट। देखिए, अब सभी हिमालयन क्षेत्रों के लिए हमने इसको एक मॉडल के रूप में अपनाया है और नई मार्गदर्शिका में डाला है। हालांकि कई राज्यों में स्थायी परिसंपत्तियों को बनाने की दिशा में बेहतर काम हो रहे हैं। 2012-13 के मूल्यांकन में बिहार, छत्तीसगढ़, सिक्किम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कामकाज सबसे बेहतर पाया गया। लेकिन वहीं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति मानती है कि मनरेगा के तहत घटिया काम हो रहे हैं और कमजोर परिसंपत्तियां बन रही हैं। मनरेगा में हाथ के काम की जगह मशीनों और ठेकेदारों के इस्तेमाल की शिकायतें भी कई जगह मिली। मनरेगा पर भारत सरकार 40,000 करोड़ से अधिक रकम सालाना खर्च कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य ऐसे भी हैं जहां इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे मनरेगा से ग्रामीण इलाकों को क्या फायदा हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम बातचीत कर रहे हैं मनरेगा की। मनरेगा की मजदूरी दरों को लेकर देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग बातें उठ के सामने आ रही हैं। तमाम लोगों का मानना है कि मनरेगा की मजदूरी दरें आज भी बहुत कम हैं, इनको बढ़ना चाहिए। मनरेगा की शुरुआत से अब तक 2,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है और इस रकम का करीब 70% यानी 1,43,000 करोड़ श्रमिकों की मजदूरी भुगतान पर खर्च हुआ। लेकिन अधिकतर राज्यों में आम शिकायत है कि वक्त पर मजदूरी का भुगतान नहीं होता। नियम यह है कि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान होना है। इसमें देरी होने पर संबंधित राज्य को इसका मुआवजा देना होता है। केंद्र सरकार ने बैंक या डाकघरों से भुगतान सुनिश्चित कराया और इसके तहत
मनरेगा मजदूरों के 8 करोड़ 54 लाख खाते खोले गए, लेकिन समस्या वही की वही है। दिस इज एक्ट जस्टिफाइबल इन द, इसका मतलब ये है कि यदि काम मांगने के बाद 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया गया तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोनस देना पड़ेगा। तो दिस इज जस्टिसेबल एक्ट, ये क्या कोई ऐसा मामूली ऑर्डर नहीं है। मनरेगा में पहले मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दी जाती थी, जिसे 14 जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया। इससे मजदूरी 17 से 30% तक बढ़ गई। अब 1 अप्रैल से नई दर लागू हो जाती है। बीते साल हरियाणा में न्यूनतम 214 रुपए मजदूरी तय हुई, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 135 रुपए, झारखंड में 138 रुपए, तो उत्तर प्रदेश में 142 रुपए। यानी 14 राज्यों में मनरेगा की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, जिसे दूर करने के लिए एक समिति काम कर रही है। योजना ठीक है, ये पर हमने बहुत काम किया है, बहुत रास्ते, बहुत चक्रोड बनवाई हैं। इसमें मजदूरी बहुत कम है, 140 रुपए में कुछ नहीं होता, कम से कम 250 रुपए होना चाहिए। और काम भी बहुत कम मिलता है, 100 दिन का काम के बजाय 250 दिन का काम मिलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ से लोग आते थे यहाँ, मध्य प्रदेश से कृषि कार्य के लिए, वहाँ तो इसका पलायन रुका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रुका है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और विशेषकर दिल्ली के आसपास, जहाँ बहुत विकास की गति बहुत तेजी है, यहाँ बेहद मजदूरी महंगी है और उससे उसकी इतनी महंगाई की दर है कि उसका पालन पोषण नहीं हो सकता। यहाँ 300 रुपए कम से कम मजदूर मिले। मनरेगा में सबसे बड़ी चिंता मजदूरी समय पर न मिलना है। इस वजह से मजदूरों को कर्ज लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। कुछ मजदूरों की खस्ता हालत तो सुर्खियां तक बनी। सीएजी ने भी इसमें तमाम गड़बड़ियां पकड़ी और संसदीय समितियों ने भी सिफारिशें की। इसके बाद तय हुआ कि मजदूरी डाकघरों और बैंकों में खाता खोलकर ही दी जाए। राज्यसभा में 10 फरवरी 2014 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने माना कि 34.3% मामलों में मजदूरी भुगतान में देरी हुई। इससे निपटने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। मसलन डाकघरों और बैंकों में क्षमता विस्तार, 15 दिन में खाते खोलने का निर्देश, जॉब कार्ड को वैध सरकारी दस्तावेज बनाया जाना, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाना और स्मार्ट कार्ड और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होना। पेमेंट तब होगा जब काम का माप हो जाए, और माप को सर्टिफाई करेगा इंजीनियर। अब इंजीनियर उपलब्ध नहीं है तो पेमेंट डिले हो गया। पेमेंट डिले होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है। मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी तो मिल गई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अब भी सपना ही है। मांग करने पर 15 दिन के भीतर राज्य सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है, लेकिन इस मामले पर ज्यादातर सरकारें उदासीन हैं। मनरेगा लागू होने के बाद से 9 राज्य सरकारों ने प्रतीकात्मक बेरोजगारी भत्ता दिया है। तमाम राज्यों में 2011-12 से अब तक 53,51,000 दिनों का बेरोजगारी भत्ता बकाया है। हमने जो कदम उठाया 12वीं योजना में, वो ये है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करना। देखिए, ग्राम पंचायत इस कार्यक्रम की पूरी नींव है और अगर ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है जो कि इस कार्यक्रम में निहित है, तो ग्राम पंचायतों को सशक्त करना जरूरी है। मजदूरी भुगतान में देरी या बेरोजगारी भत्ता न मिलने में तमाम तरह की दिक्कतें भी हैं। इसमें समर्पित स्टाफ की कमी सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक सचिव पर ही 4-5 पंचायतों का जिम्मा है। इस नाते मजदूरी से लेकर तमाम मामले लेट लतीफी की चपेट में आ जाते हैं। उससे तो मनरेगा ने संपूर्ण ग्रामीण जीवन पर असर डाला है, लेकिन इसका सबसे अधिक फायदा हुआ है महिलाओं, दलित और आदिवासी तबके पर। इनका जीवन बदला है, साथ ही साथ इन्होंने मिलजुल करके मंदी का मुकाबला तक कर लिया। इसी साल 28 फरवरी को कैबिनेट ने लाखों आदिवासी परिवारों के हक में एक अहम फैसला लिया। इन परिवारों को साल भर में 100 की जगह अब 150 दिनों का रोजगार मिल सकेगा। ऐसे परिवारों को अलग रंग का जॉब कार्ड भी दिया जाएगा। योजना के तहत आने वाले ज्यादातर इलाके नक्सल प्रभावित हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का मानना है कि जहां मनरेगा प्रभावी रहा, वहां नक्सलवाद कमजोर हुआ। महिलाओं की जो भागीदारी है इस कार्यक्रम में बहुत अधिक रही और आदिवासी और दलित समुदाय की भी रही। सबसे अच्छा काम जो हुआ है, मुझे लगता है एक तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जहां पे सोशल ऑडिट पे लाजवाब काम हुआ है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अब महाराष्ट्र ने भी पिकअप किया है और छत्तीसगढ़ भी अच्छा काम कर रहा है। आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए सरकार भले ही बड़े दावे करे, हकीकत कुछ और ही है। आज भी सिर्फ करीब 11% आदिवासी परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पा रहा है। मनरेगा में दलितों की भागीदारी काफी ज्यादा है, लेकिन उनके हालात में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसके अलावा मजदूरी का समय पर मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। तो जो बहुत ही गरीब है, जिसे रोज की कमाई से शाम को दाल और प्याज खरीदना है, वो 2-3 महीने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और फिर लोग जो हैं
माइग्रेट करने लग गए। मनरेगा में महिलाओं की 33% भागीदारी का प्रावधान है, लेकिन हकीकत में महिलाओं की भागीदारी 53% से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में मनरेगा के तहत काम कर रही हैं। श्रमिक महिलाओं में सबसे ज्यादा तादाद आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों की है। मनरेगा से महिलाएं सशक्त हुई हैं। इसके अलावा भूखमरी रुकने के साथ ही उनमें फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ी है। मनरेगा ने समाज के निचले पायदान पर खड़ी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। मनरेगा के तहत महिला भागीदारी साल 2006-07 में 40% थी। साल 2010-11 में बढ़कर ये 47.83% तक आ गई। साल 2012-13 में 51.3% और साल 2013-14 में ये 53.54% तक पहुंच गई। मैंने इसका 7 राज्यों में जाकर मैंने इस योजना का अवलोकन किया है। उनमें से 50% हाउस होल्ड जो है वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, और उनमें से 1/3 यानी 1/3 कामगार जो है वो महिला ही है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम भी इस योजना ने कुछ हद तक किया है। आर्थिक प्रगति सर्वसमावेशक करने में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बावजूद महिला श्रमिकों को काम करने की जगह पर बुनियादी सुविधाएं अब भी नहीं मिल पा रही। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने से जुड़ी संसद की समिति ने हाल में एक रिपोर्ट में पाया कि महिलाएं अब भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकी हैं। साथ ही महिलाओं की भागीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य अब भी पीछे हैं। निश्चित रूप से राज्यों को अपनी नीयत और नीति ठीक करने की आवश्यकता है। उन्हें संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए। अगर भारत सरकार पैसा देती है तो उसके अंदर होने वाले भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। प्रशासन के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीण विकास के कामों को कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। कई दूसरे इलाकों में निगरानी तंत्र होने के बावजूद गरीबों की जगह ताकतवर लोग मनरेगा पर हावी हैं। इसके अलावा योजना के तहत बनने वाले कामों में घटिया सामान का इस्तेमाल और खरीद में तमाम धांधलियां उजागर हुई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनरेगा में हुई भारी धांधली की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जानकारों का मानना है कि मनरेगा को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता की नई कोशिशें करनी जरूरी है। मनरेगा को लेकर एक सवाल बार बार उठता है कि इससे खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अगर खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा होता तो निश्चय ही खाद्यान्न उत्पादन घटता, लेकिन यह लगातार बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों को देखें तो इस बात की पुष्टि होती है, लेकिन यह जरूर है कि मनरेगा के आने के बाद गाँव में मजदूर मिलना कम हो गए हैं या कई जगह बंद हो गए। हकीकत यह है कि मनरेगा का कृषि पैदावार पर सकारात्मक असर पड़ा। जल संरक्षण के साथ अन्य उपायों ने कई इलाकों में पैदावार बढ़ाई। खेतीहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ी और पलायन में भी कमी आई। हालांकि खरीफ मूल्य नीति 2013-14 पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बीते 3 साल में सालाना श्रम लागत में 20% की तेज बढ़ोतरी हुई। मजदूरों की अवेलेबिलिटी ये दिन पर दिन कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मनरेगा को संशोधन के साथ में मैं तो कहूंगा कि किसानों के साथ में जोड़ दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनरेगा लागू होने के बाद देश में अनाज उत्पादन बढ़ा है। 2006-07 में 21 करोड़ 72 लाख टन था, जो 2011-12 में 25 करोड़ 92 लाख टन से ज्यादा हो गया। जबकि किसानों की तादाद बीते एक दशक में 12 करोड़ 73 लाख से घटकर 11 करोड़ 87 लाख और खेतीहर मजदूरों की संख्या 10 करोड़ 68 लाख से बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गई। यानी किसान घट रहे हैं और मजदूर बढ़ रहे हैं। फिर भी 60% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिसमें योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शिता लाना, लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा के साथ सभी स्तर पर सतर्कता और निगरानी शामिल है। आर्थिक प्रगति सर्वसमावेशक करने में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं समझता हूँ ये योजना शुरू होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए, उनमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और उसमें उत्पादन कृषि का ग्रामीण एरिया में बढ़ाने के लिए भी उसका रिस्ट्रक्चरिंग करने की आवश्यकता है। हालांकि मौजूदा तस्वीर बताती है कि मनरेगा और खेती के बीच खास तालमेल की जरूरत है। वैसे मनरेगा के काफी काम खेती के विकास से जुड़े हैं, फिर भी खेती की लागत बढ़ गई है। धान रोपाई से लेकर कटाई जैसे कामों के लिए मजदूरों की भारी कमी हो रही है। लिहाजा मांग उठी है कि मनरेगा के मजदूरों को खेतों पर काम करने की छूट हो और उस मजदूरी का आधा हिस्सा किसान और आधा सरकार दे। हालांकि डॉक्टर मिहिर शाह का मानना है कि मनरेगा से खेती पर कोई असर नहीं पड़ा है।
जब हमें कृषि मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ कि भाई इस तरह से कृषकों को तकलीफ आ रही है, हमने इसका अध्ययन किया और हमने पाया कि 70% जो मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट है वो ऑफ सीजन में ही है, कृषि के सीजन में नहीं है, क्योंकि नेचुरली जब उनको कृषि में काम मिल रहा है तो वो क्यों उसमें आएंगे। मनरेगा के भविष्य और दिशा को लेकर भी तमाम सवाल हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि मनरेगा का दूसरा अवतार 12वीं योजना में इसे और ताकतवर बनाने जा रहा है। सरकार ने हाल में ऐसे कई कदम उठाए जिनमें कामों में गुणवत्ता के सुधार के लिए कोशिशों के साथ साथ सामुदायिक भंडारण सुविधा, उबड़ खाबड़ जमीन को पैदावार के लायक बनाना, गरीबों के लिए घर और शौचालय बनाने के साथ परिसंपत्तियों का रखरखाव भी शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों ने इसे बहुत अच्छा कार्यान्वित किया है। इसमें हर दल, मैं उसको शामिल करता हूं कि हर एक ने कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में अच्छा काम किया है और उसकी तरफ बहुत समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में अगर ये जो परिवर्तन हम लाए हैं मनरेगा में उन्हें सही रूप से लागू किया जाएगा तो ये सफलतम कार्यक्रम साबित होगा। मनरेगा में कुछ खामियां हैं, कई जगह इसके अमल में भी दिक्कतें हैं, मगर इसकी कामयाबी की कहानियां भी कम नहीं। अलग अलग दलों की सरकारों वाले कई राज्यों में मनरेगा की सफलता का शानदार मॉडल सामने आया है। इसे देखते हुए माना जा सकता है कि 12वीं योजना में मनरेगा और सार्थक बनकर उभरेगी। कुल मिलाकर मनरेगा की सफलता के साथ इसकी विफलता की भी तमाम कहानियां हैं, लेकिन समग्र रूप से इस योजना ने ग्रामीण जनजीवन पर असर डाला है। इसकी सफलता की तमाम कहानियों को दुनिया ने सराहा है और 12वीं योजना में सरकार ने जो तैयारियां की हैं उसे देखकर माना जा सकता है कि इसकी निगरानी बढ़ेगी और मजबूत होगी ये योजना और भारत के ग्रामीण परिवेश पर ये बहुत ही सकारात्मक असर डालेगी। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।